हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अपन एनर्जी को क्या बोलते हैं कि भाई एबिलिटी या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि कोई बॉडी जिसके पास एनर्जी है तो उसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए, एबिलिटी कैपेसिटी होनी चाहिए क्या करने की, वर्क करने की। तो अगर किसी बॉडी के पास में एबिलिटी और कैपेसिटी है किसकी, वर्क करने की, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके पास क्या एनर्जी है। तो क्या हो जाता है, एबिलिटी है कैपेसिटी टू डू वर्क। अब कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा वर्क कर सकता है मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और कोई ऑब्जेक्ट कम वर्क कर सकता है मतलब उसके पास एनर्जी क्या है, कम। मतलब एनर्जी का जो मेजर होता है वो क्या हो जाता है, वर्क डन। तो इसका मतलब अगर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और वर्क डन का मेजर ही अगर एनर्जी है तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वर्क डन की एनर्जी के इक्वल। तो इसकी यूनिट भी कितनी हो जाती है, जूल, और इसकी डायमेंशन भी सेम हो जाती है कितनी, m1L2T-2। ठीक है, और ऐसे ये ऐसा ही है। और CGS कितनी होती है इसकी, अर्क। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। और अगर मैं बोलूँ कि यार एनर्जी को बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको हमेशा याद रहे, इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, तो भाई एक अपन को और चीज़ ध्यान रखनी है कि एनर्जी क्या बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू चेंज। मतलब जिस चीज़ को ऑब्जेक्ट की आप क्या बोल रहे हो कि भाई ये एनर्जी है, तो अगर वो चीज़ चेंज कर सकती है मतलब कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व है। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है, ये बस अपन को ध्यान रखना है। बस ये वर्ड अपन को ध्यान रखना है कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है मतलब एनर्जी इन्वॉल्व है, और अगर चेंज नहीं हो रहा मतलब एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। कैसे इस चीज़ को समझेंगे अपन, इसके टाइप से इसको समझेंगे कि एनर्जी के टाइप कौन कौन से हैं। नंबर 1, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि आपकी जो मैकेनिकल मीन्स होते हैं, मैकेनिकल मीन्स कौन से होते हैं, बल्क में। बल्क में मतलब एज ए होल बॉडी अपन बात करें। जैसे मार्कर है, अब मार्कर ये ग्राउंड ये रखा हुआ है रेफरेंस पे। रेफरेंस क्या होता है, जहाँ पे अपन चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। अब मैंने इसको ग्राउंड पे रख दिया तो ग्राउंड क्या हो जाएगा, रेफरेंस। मैंने इसको हैंड पे रख दिया तो हैंड क्या हो जाएगा, रेफरेंस। अब मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब होता है, इसमें दो चीज़ें पॉसिबल होती है। या तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो मार्कर है, मार्कर मतलब इसका पूरा सिस्टम आ गया, इसका जो कैप है वो आ गया, बॉडी सब इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अगर ये मार्कर अभी क्या कर सकता है, जनरली दो चीज़ कर सकता है। या तो ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, या फिर ये अपनी इस रेफरेंस प्लेन से पोजीशन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो दो चेंज इसमें हो सकते हैं, एक तो मोशन का और एक इसका इसकी पोजीशन का। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कितने टाइप की होती है, दो। एक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से। और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी अपन ने बात करी किसकी वजह से, उसकी पोजीशन। पोजीशन मतलब अगर अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं, उसकी हाइट। और किसकी वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि ये मेरी स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, उसको मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। अब उसको मैंने स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया तो उसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज। अब उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, क्योंकि स्प्रिंग अभी भी वही है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मोशन नहीं हुआ, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो सिस्टम पहले दिख रहा था अब वैसा नहीं दिख रहा, उसमें क्या हो गया, चेंज। यहाँ पे देखो ये कैसी दिख रही है, नॉर्मल, और ये क्या दिख रही है, स्ट्रेच दिख रही है, लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज है ना। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से भी जो ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो ये तो बात फिर किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की। मतलब बल्क के अंदर, मतलब बल्क मतलब पूरा सिस्टम का एज ए होल जो बॉडी के पास एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कितनी होती है, दो टाइप, काइनेटिक और पोटेंशियल। नेक्स्ट कौन सी होती है, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में कौन सी आपकी दो आती है, आपकी जो वेव्स होती है जनरली वो ट्रेवल करती है किसके अंदर, मीडियम के अंदर, और ऑसिलेशंस में जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। और सिंपल में कैसे समझ सकते हैं, आपको मैंने क्या बताया, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, चेंज। जैसे अगर मैं अभी बोलना रुक जाता हूँ और अब मैं बोल रहा हूँ, तो पहले में और अभी में क्या डिफरेंस है, पहले आपको सुनाई दे रहा था, बीच में मैं रुका था आपको सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब दोनों में क्या है, चेंज है। चेंज है मतलब साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है,
जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने किसी बॉडी को क्या कर दिया, मैंने फायर के ऊपर रख दिया, तो धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं किसी एप्पल को किस में रख देता हूँ, फ्रीजर में रख देता हूँ, फ्रिज में रख देता हूँ, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। तो पहले और बाद में जो जनरल डिफरेंस था वो किसका था, टेम्परेचर का, मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज। और टेम्परेचर क्या बताता है, हॉटनेस या कोल्डनेस, किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस कितनी है उसको मेजर करता है कौन, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर में चेंज हो किसकी वजह से रहा है, क्योंकि चेंज हुआ, और चेंज हुआ मतलब कोई ना कोई क्या एनर्जी इन्वॉल्व है। तो वो जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। ये किससे रिलेटेड होती है, बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं उनके वाइब्रेशंस, उनके मोशन की वजह से। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, और इसी को अपन रिलेट करते हैं किससे, आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिसको हम क्लास नंबर 12 के अंदर पढ़ते हैं। जनरली क्या होती है, वेव्स जो कि क्या करती है, ट्रेवल। उसमें कुछ विजिबल होती है, कुछ विजिबल नहीं होती है। जनरली जो विजिबल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट। जैसे अभी इस रूम में क्या है, लाइट है तो आपको दिख रहा है। अगर मैं क्या कर देता हूँ, रात को शूट करता हूँ विदाउट लाइट, तो आपको क्या है, दिखेगा नहीं। इसका मतलब जैसे दिन में आपको जनरली दिखता है, लेकिन रात को अगर आपको देखना हो तो क्या करना होता है कि लाइट ऑन करनी पड़ती है। तो मतलब वो जो चेंज है, वो चेंज है मतलब कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी। तो वो तो कौन सी होती है, विजिबल फॉर्म। उसके अलावा भी काफ़ी रेंजेस होती है, जैसे आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे, गामा रेज टाइप की जो रेज होती है, वो सब आपकी किस में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और उसमें जनरली अपन को जो दिखती है, अपन उसकी बात करते हैं कौन सी, लाइट, विजिबल फॉर्म की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस होते ही अपन को पता है, अगर केमिकल रिएक्शंस होती है तो ये तो कोई दो कंपाउंड का एक कंपाउंड बन जाता है, या फिर एक कंपाउंड के दो। और अपन बोलते हैं कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो गैसेस निकल रही है, तो वो भी क्या है, चेंज हो सकता है। आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो वो भी क्या है, आपका चेंजेस है। तो इन सब में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरली आपके वायर को अगर मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स ना दूं, मतलब घर की सप्लाई से कनेक्ट ना करूं या बैटरी से कनेक्ट ना करूं, तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन नहीं करते। लेकिन जैसे ही अगर मैं उसको बैटरी से, हाउस होल्ड सप्लाई से अगर क्या करता हूँ कनेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होने लग जाता है, मोशन। मतलब कोई ना कोई वर्क है जो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो रहा है, मतलब कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व है, और वो चार्जेस के ऊपर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अपन देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होती है तभी आपके घर के अप्लायंसेस चलते हैं, और अगर नहीं होती है मतलब नहीं चलते, मतलब कुछ ना कुछ चेंज है, और वो जो चेंज है वही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। मतलब आपके एटम्स के अंदर जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियर में एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा के, एटॉमिक रिएक्शंस करवा के काम में लेते हैं। स्पेशली किसको, न्यूक्लियर एनर्जी को। जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा के उसकी जो हीट एनर्जी होती है उसको काम में लेते हैं, और उसे टरबाइन घुमा के अपन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, और ऐसे एटॉमिक एनर्जी। तो आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब का जो प्रिंसिपल बेस होता है वो भी इन्हीं एनर्जीज पे होता है। वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको पता है कि वो बॉम्ब्स कितने डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे आपका 10th क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ा था सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में अपन ने क्या देखा था कि अगर मैं बैटरी से उसको कनेक्ट कर देता हूँ और स्विच ऑन कर देता हूँ, तो उसके अंदर क्या, कॉइल के अंदर क्या फ्लो होने लग जाता है, करंट। और उस कॉइल को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। और उसमें अगर करंट फ्लो होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स बनती है वो कैसी बनती है, एज ए बार मैग्नेट जैसी। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर, एक मैग्नेट के जैसा। और उस सोलेनॉइड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी कुछ डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो गई। जनरली आपको क्या ध्यान में रखना है, चेंज, कि अगर आपका चेंज हो रहा है मतलब कोई ना कोई टाइप की आपकी क्या एनर्जी इन्वॉल्व है। एनर्जी को मेजर किससे कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी कितना वर्क करने की कैपेबिलिटी रखती है, एबिलिटी रखती है। अगर ज़्यादा वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी का मेजर ज़्यादा, और वर्क कम हो रहा है मतलब एनर्जी का मेजर कम। यूनिट्स की अगर अपन बात करें, ऐसा यूनिट कौन सी होती है, आपकी जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। ठीक है, जैसे अपन ने वर्क में बात करी थी, 1 अर्ग कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल। अब इसकी कुछ और यूनिट्स भी है जो अपने काम आती है जनरली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आपका एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है एटम्स में, न्यूक्लियस के केस में अपन उसको बात करते हैं, तो उसको अपन मेजर किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अपन सारे कंपेरिजन किससे करेंगे, जूल से, क्योंकि अपनी ऐसा यूनिट कौन सी है, जूल है। ठीक है, तो अगर अपना एनर्जी का अमाउंट काफ़ी कम होता है तो अपन जो एनर्जी है वो किस में कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ऐसे ही
जब भी हीट फील्ड अपन पढ़ेंगे तो हीट के अंदर जितनी भी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है वो जनरली किस में की जाती है, कैलोरी के अंदर। तो 1 कैलोरी आपका कितना होता है 4.186 जूल। और ऐसे ही अगर आपकी एनर्जी का अमाउंट क्या है बहुत ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है तो अपन उसको किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये आपकी क्या है डिफरेंट टाइप्स की यूनिट से जनरली कौन सी होती है ऐसा यूनिट, जूल। सीजीएस में कौन सी होती है, अर्ग। बाकी अपन काम में लेते हैं, ज़्यादा होता है तो किलोवाट आवर, कम होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हीट के फील्ड में कौन सी, कैलोरी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई यूनिट्स डिफरेंट टाइप की, और ये क्या हो गए आपके टाइप्स। ठीक है, अब जनरली अपन इस चैप्टर के अंदर जो आपके टाइप्स पढ़ते हैं वो ओनली कौन सा पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें कौन कौन सी आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। साउंड एनर्जी अपन 11th के लास्ट के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे साउंड के बारे में। हीट एनर्जी आपके चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 13 पूरा पोर्शन आएगा। लाइट एनर्जी क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 लाइट के और वेव्स के अंदर। केमिकल एनर्जी अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस अपन 12th क्लास के इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी वापस अपन 12th के अंदर इनके पर्टिकुलर सेपरेट चैप्टर्स है। और मैग्नेटिक एनर्जी ऐसे आपके 12th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बाद का फील्ड। तो अभी अपन इस चैप्टर के अंदर जनरली को क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी अभी अपन ने बात करी कितने टाइप की होती है, 2। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास होती है, किसकी वजह से, उसके मोशन की वजह से, मतलब ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास में एक एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, किस में आने से पहले, रेस्ट पे आने से पहले। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये आपका ग्राउंड, एक बॉल जो कि मोशन में है और एक बॉल जो कि किस पे है, रेस्ट पे, और ये किस पे है, मोशन में। तो ये बॉल मोशन में, रेस्ट पे ये चल रही है, और ये इसे क्या करेगी, कोलाइड। जैसे ये इसे कोलाइड करेगी तो ये जो बॉल रेस्ट पे है ये भी क्या करने लग जाएगी, मोशन, और ये भी क्या करने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। मतलब इस बॉल ने अपनी जो एनर्जी थी उससे क्या करा, वर्क, और ये जो बॉल जो कि रेस्ट पे थी इसको किस में लेके आ गई, मोशन में। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसको मेरे को रेस्ट से मोशन में लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है। और उस ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया और उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया, जो किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इस मोशन वाली बॉल ने इस रेस्ट वाली बॉल को अगर मोशन पे लेके आ गई, मतलब इस बॉल ने इसके ऊपर क्या करा, वर्क। और वर्क करा, क्यों करा, क्योंकि ये बॉल किस पे थी, मोशन में थी। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास में एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है क्या करने की, वर्क डन करने की। तो और वो जो एबिलिटी होती है वर्क डन करने की जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं। नंबर 1, ए मूविंग हैमर ड्राइव्स ए नेल इनटू द वुड। जैसे ये आपकी एक टेबल है, ठीक है, और मेरे को क्या करना है, इसके यहाँ पे क्या करना है, एक नेल को क्या करना है, लगाना है। तो अब मेरे को इसको नेल पे लगाना है तो मैं क्या करूँगा, एक हैमर लूँगा और हैमर को क्या करूँगा, और उस हैमर को मैं पूरे मोशन में लाके नेल के ऊपर मारूंगा तो वो नेल का चली जाएगी वुड में। इसका मतलब वो वुड के अंदर क्यों गई, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो कि किस पे था, मोशन में था, उसने उसके ऊपर क्या करा, वर्क डन करा, तभी हो गई। अब सिंपल आप हैमर को उसके ऊपर रखो तो वो अंदर जाएगी क्या, नहीं। आपको हैमर को किस में लाना पड़ेगा, मोशन में, और उसको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ए फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक ए विंडो पैनल। जैसे कोई एक हाउस है, ठीक है, और उसकी क्या है, एक विंडो है जो किसकी है, ग्लास की, और एक कोई स्टोन अगर आप फेंकते हो किसके ऊपर, विंडो के ऊपर, तो वो जो विंडो ग्लास होता है अगर वो स्पीड में आप फेंकते हो उसको तो वो क्या कर जाता है, टूट जाता है। क्यों टूटा आपका ग्लास, क्यों, क्योंकि आपका जो स्टोन था वो किस में था, मोशन में था, और स्टोन के मोशन में होने के बाद वजह से उसके पास एक एनर्जी आ गई, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो उससे किससे कोलाइड होता है, ग्लास विंडो से, और ग्लास विंडो से जैसे ही वो कोलाइड होता है तो वो अपनी जो एनर्जी होती है किसको दे देता है, ग्लास विंडो को, और वो ग्लास विंडो क्या कर जाती है, टूट जाती है। इसका मतलब जो स्टोन मोशन में था तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी थी जिससे उसने क्या कर दिया, उस ग्लास विंडो को तोड़ दिया, उसके ऊपर वर्क डन कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन पियर्स ए टारगेट। मतलब आपकी कोई जो बुलेट है, गन से आप फायर करते हो, ये आपकी एक गन, ठीक है, आपने इसे एक बुलेट फायर करी तो जो बुलेट गई उससे आपको आपका कोई भी एक टारगेट है उसके ऊपर क्या कर सकते हो,
ये आपका एक ट्री है, ट्री के अंदर डालोगे तो ट्री को क्या करेगा, क्रैक करता हुआ उसके अंदर चला जाएगा, और अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो उसको क्रॉस करके चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बुलेट है उस बुलेट के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या कर रहा है, वो उसको डिफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है किसकी, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड इन रनिंग विंड मिल्स। जो आपकी जो विंड मिल्स होते हैं, तो विंड मिल्स क्यों चलते हैं, क्यों घूमते हैं, क्योंकि आपकी क्या होती है हाई, उनको कहाँ लगाते हैं, विंड मिल्स को, जहाँ पे क्या होती है काफ़ी हाई वेलोसिटी क्या होती है, एयर। वो एयर क्या करती है, उन ब्लेड्स के ऊपर फोर्स लगाती है और वो घूमते हैं। ये जो विंड मिल्स के रोटर होते हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं, जनरेटर से, जनरेटर के आर्मेचर से। तो ये घूमते हैं तो जनरेटर का आर्मेचर घूमता है, और उस आर्मेचर मतलब क्या है, कंडक्टर मोशन कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपका क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, और इससे आप क्या जनरेट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी अपन जनरेट करते हैं किससे, विंड मिल से। किसकी हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी को काम में लेते हैं किसकी, एयर की। ऐसे ही अपन क्या काम में लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रन वाटर मिल्स। अब आपका जो वाटर होता है उसको एक हाइट तक आप क्या कर देते हो, राइज कर देते हो डैम में, उसके बाद आप उसको फ्लो करवाते हो, और उसकी जो फ्लो की स्पीड होती है उसको आप काम में लेते हो किसमें, आपके जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं उसमें। जैसे आपने सेम प्रिंसिपल करा कि ये आपका एक वाटर स्टोर था, ठीक है, उसमें से आपने क्या बनाया, थोड़ा सा पैसेज बनाया, और उस पैसेज के अंदर आपने क्या कर दिया, आपका ब्लेड लगा दी, और उस पैसेज से आपने क्या फ्लो करवाया, वाटर। तो जब वाटर बहुत ही हाई वेलोसिटी से जा रहा होता है यहाँ से, तो इस ब्लेड से टकराता है, तो ब्लेड क्या करने लग जाती है, रोटेशन। तो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्लेड को मिल जाती है, वो ब्लेड क्या करने लग जाती है, रोटेशन। उस वजह से वाटर तो चला जाता है उसको रोटेट करवा के, और वो जो ब्लेड है वो कंटिन्यूस क्या करती रहती है, रोटेट। कब तक, जब तक उससे वाटर फ्लो हो रहा है हाई वेलोसिटी का। तो वाटर की जो हाई वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में होने की वजह से वो किसको मिल जाती है, ब्लेड किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से, और अपन को क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप से अपन काइनेटिक एनर्जी क्या करके यूज़ करके अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं और वर्क भी करते हैं। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी वर्क डन ज़्यादा कर सकती है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और अगर कोई बॉडी वर्क डन कम कर सकती है, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, कम। और इसको कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये ग्राउंड, इस पे एक बॉडी रखी हुई है जो अभी इनिशियली किस पे, रेस्ट पे, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर मैं उसको किस पे लेके आता हूँ, उसको एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करा, और रेस्ट से मैं उसको किस में लेके आ गया, मोशन में लेके आ गया, और उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई फोर्स लगाने से कितनी, v। तो किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो वर्क डन मेरे को करना पड़ता है, वही वर्क डन सेव हो जाता है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में। फिर से सुनो, कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मैंने क्या करा, फोर्स लगाया, लगाया मतलब मैंने क्या करा, वर्क डन करा। तो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन क्या होता है, सेव हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन, आपने बॉडी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स, और वो किस में आ गए, मोशन में। लेट से कुछ डिस्टेंस के बाद, एस डिस्टेंस के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v, और उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ तो कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा उसका, क्योंकि आपने क्या अप्लाई करा, फोर्स। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं कि जो वर्क डन कर रहे हैं उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए वही उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कुल मिला के मेरे को निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरा, F, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, S। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ma/s। अब m अपन को पता है ऑब्जेक्ट का मास है, s अपन को पता है कितनी डिस्टेंस वो चली, लेकिन अपन को यहाँ पे एक चीज़ नहीं पता है कि वो एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, मैंने फिर आपको वापस रिपीट करवा रहा हूँ, जब भी कोई अपन एक्सप्रेशन या न्यूमेरिकल करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन उन टर्म्स में रखते हैं जो अपन को पता है। अब ऑब्जेक्ट का मास अपन को पता है, वो कितनी डिस्टेंस चला, v वेलोसिटी आने तक वो अपन को पता है, लेकिन एक्सेलरेशन अपन को नहीं पता। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, क्या ये मोशन की इक्वेशन का पार्ट है, मतलब मेरे को मोशन की इक्वेशन अप्लाई करनी है। अब 3 आपकी मोशन की इक्वेशन है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या आता है, टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या अपन ने टाइम की बात हो रही है, टाइम पता है क्या, नहीं पता। अब ओनली कौन सी इक्वेशन बचती है, थर्ड इक्वेशन क्या है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिख रहे हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v²
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या अपन को सारी चीज़ पता है क्या? बिल्कुल पता है, बस एक्सेलरेशन को छोड़ के। v क्या? फाइनल वेलोसिटी अपन को पता है कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u कितनी है 0, 2 कांस्टेंट है, a अपन को नहीं पता और s अपन को पता है जितना वो चला। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा v स्क्वायर का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 2as। यहाँ से a कितना आ जाएगा a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 को मैं काम में ले रहा हूँ का इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन वर्क डन इक्वल टू m इंटू ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ v स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई बाय s। तो क्या s से s कट हो गया, तो फाइनल बचा कितना एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है मेरा वर्क डन, कितना है एम वी स्क्वायर अपॉन 2। इसको और क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है वर्क डन। कौन सा वर्क डन है? ये वर्क डन वो है जो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, v वेलोसिटी वाले मोशन में लाने के लिए मैंने करा। तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो वर्क डन होता है वही सेव हो जाता है कौन सी फॉर्म में, उसके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मतलब ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आया फाइनल एक्सप्रेशन, ये किसका एक्सप्रेशन है? काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m और वो मोशन में है कितनी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो आप सिंपली क्या बता दोगे हाफ एम वी स्क्वायर। आया समझ में? कैसे निकाला अपन ने? वर्क डन के कॉन्सेप्ट से। तो ये तो क्या एक्सप्रेशन है किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर अपन इसी को एक्सटेंड करते हैं कि जैसे ग्राउंड है उस पर आपका एक ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी मोशन में एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली ऑलरेडी मोशन में है u वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ। अब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर और फोर्स लगा रहा हूँ। तो इस फोर्स की वजह से उसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा और एक्सेलरेशन मिलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि मैंने मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। फिर से ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है u वेलोसिटी के साथ, मैंने मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और मोशन के अपोजिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो मैंने मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी u से इंक्रीज होकर कितनी हो गई? v। मतलब u से चेंज होकर कितनी हो गई? v। तो जो वर्क डन है वो कितना होगा? तो वर्क डन फॉर्मूला तो वही होता है आपका कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट से कि u से v वेलोसिटी चेंज होने में जितनी डिस्टेंस कवर हुई वो कितनी है? s। तो f न्यूटन के सेकंड लॉ से f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ma और ये कितना है? s। वही इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे जो करा था मैंने बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे करा है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी देख लो यही फॉर्मूला, यहाँ पे भी अपन ने वही फॉर्मूला काम में लिया। नेक्स्ट अपन बात करें वापस, m पता, s पता, a अपन को नहीं पता, किसे निकालेंगे? मोशन की थर्ड इक्वेशन से। तो सेम वापस बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से a कितना निकल जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेलरेशन की। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। किसकी? a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू ms इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। वापिस s से s क्या हो गया? कट। अब इंडिविजुअली अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितना हो गया? m को पहले v से करा तो एम वी स्क्वायर और 2 ऑलरेडी है, माइनस m को u से करा तो एम यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और कैसे लिख सकते हैं इसको? m हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ रहा है? वर्क डन के। और इसी इक्वेशन को अगर मैं ढंग से देखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर, ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों टर्म क्या है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी की है, क्योंकि हाफ दोनों में आ रहा है, m दोनों में आ रहा है। एक में क्या आ रहा है? v का स्क्वायर, एक में क्या आ रहा है? u का स्क्वायर। लेकिन दोनों v और u है क्या? सेम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। इसका मतलब u और v दोनों क्या है? तो वेलोसिटी। मतलब
हाफ दोनों में, m दोनों में और वेलोसिटी का स्क्वायर दोनों में, और हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंस्टेंट पे। तो ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस ये क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन के। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप क्या करते हो, वर्क डन करते हो, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज। अगर वो रेस्ट पे है तो वो किस में आ जाता है, मोशन में, और अगर वो मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है, चेंज। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के, या फिर जो वर्क डन होता है वही क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज, किसी भी तरह से इसको बोलो। तो ये जो इक्वेशन है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए बॉडी, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, तो वो जो वर्क डन है वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। तो अभी जो अपन ने वर्क डन करा वो किसकी हेल्प से था, मोशन की इक्वेशन की हेल्प से। अब अगर अपन उसी वर्क डन को, काइनेटिक एनर्जी को अगर अपन निकाले किसकी हेल्प से, कैलकुलस मेथड से, तो वो किससे निकलेगा वो अपन को देखना है। क्योंकि अभी जो मोशन की इक्वेशन की हेल्प से था वो तो 9th में भी करा, तो फिर फर्क क्या है। तो अब अपन 11 में क्या पढ़ चुके हैं, कैलकुलस इंटीग्रेशन। तो अब अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर वो होती है। कैसे अपन समझ सकते हैं कि वही कोई ऑब्जेक्ट है जो किस पे, रेस्ट पे, आपने उसके ऊपर क्या करा, एफ फोर्स अप्लाई करा, और उसका क्या हुआ, अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट लेट से अपन इनिशियली कंसीडर करा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds। तो जो आपका स्मॉल वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dw से, तो dw कितना हो जाएगा, f इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपन ने इनिशियली कंसीडर करा, क्योंकि जब भी अपन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंशियली स्मॉल कंसीडर करके उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जितना अपन को चाहिए होता है। तो इनिशियली आपका वर्क डन कितना हो गया, ये इसको मैंने डाल दिया कितना, इक्वेशन नंबर 1। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए, और a को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम dv अपॉन dt। तो ये f की वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन 2 की कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। f की वैल्यू में पुट कर रहे हैं, ये जो पूरी वैल्यू है ये पुट कर रहा हूँ मैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, dw इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस। यहाँ से अपन डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, डी एस क्या है, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम डी एस अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय डी वी। डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, ये कितना हो गया dv। तो ये क्या निकल गया आपका वर्क डन, कितना, स्मॉल वर्क डन। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसको डिफरेंशियली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए जो वर्क डन है वो कितना निकल गया, mv dv। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन मेरे को निकालना है, टोटल वर्क डन w क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब क्या है, ये वैल्यू पुट करनी है कितनी, इंटीग्रेशन एम वी डी वी। अब यहाँ पे क्या है कि लिमिट, लिमिट क्या होती है कि कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी वी। वी क्या है, वेलोसिटी, मतलब चेंज किस में हो रहा है, वेलोसिटी में। तो यहाँ पे लिमिट पुट किसकी करेंगे, वेलोसिटी की, कि कितनी वेलोसिटी से कितना अपन उसका चेंज कर रहे हैं। अब इनिशियली अपनी बात यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। रेस्ट से मैं उसको मोशन में ला रहा हूँ और कुछ इंस्टेंट बाद मैं चाह रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी मेरे को कितनी चाहिए, v। मतलब रेस्ट से v वेलोसिटी लाने के लिए मेरे को कितना वर्क डन उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, इनिशियली वो किस पे है, रेस्ट पे, तो कितनी हो जाएगी 0। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, फाइनल कितनी वेलोसिटी पे लाना है वो कितनी है, v। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v। तो लिमिट पुट करना आना चाहिए। नंबर 1 किसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसकी लोअर लिमिट कितनी है। अब यहाँ पे रेस्ट पे तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 0, v वेलोसिटी पे लाना है तो अपर लिमिट कितनी हो गई v। m कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी, 0 से v
एम इंटीग्रेशन किसका वी डी वी वी कुछ नहीं है तो पावर कितनी हो गई 1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है v, तो क्या हो जाएगा v की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन, फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितनी है 0, ऊपर कितनी है v, तो कितना हो जाएगा m v²/2, अब लिमिट पुट कर रहा हूँ m v की जगह v पुट करा तो कितना आएगा v²/2 माइनस 0 पुट करा तो 0 का स्क्वायर/2, फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया m v²/2, ये कितना निकल गया वर्क डन, और अपन को पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है सेव हो जाता है कौन से फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ½ mv², ये आपका एक्सप्रेशन अपन ने निकाल लिया, ये किसके इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन, तो ये अपना एक्सप्रेशन निकला किसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसकी हेल्प से कैलकुलस मेथड की हेल्प से। यहाँ पे मैंने मोशन की इक्वेशन कहीं पे भी काम में नहीं ली, विदाउट मोशन की इक्वेशन को काम में लिए मेरे को किसका एक्सप्रेशन मिला काइनेटिक एनर्जी का, किसकी हेल्प से कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी अपन प्रूव कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं, वही अपन कर रहे हैं कि अभी क्या था ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया, वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन क्या बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो इनिशियली ऑलरेडी किस पे है मोशन में है, उसको उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ फोर्स अप्लाई करता हूँ और उसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या हो जाता है चेंज, और वो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होता है वर्क डन के, ये अपने को पता है ये क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी अपन ने निकाली। तो यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी किस पे मोशन में इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई u से v, क्योंकि उसको क्या मिल गया एक्सेलरेशन, और उस टाइम पे ड्यूरेशन में वो जितनी डिस्टेंस कवर करी वो कितनी है s। तो यहाँ से अपन वापस इनिशियल तो बिल्कुल सेम है, यही कि पहले उसको आपने फोर्स लगाया तो उसका स्मॉल जो चेंज हुआ स्मॉल डिस्टेंस तक वेलोसिटी में चेंज हुआ वो कितना आपका वर्क, उसके लिए वर्क डन कितना चाहिएगा, यही पूरा सेम एक्सप्रेशन आएगा कि वर्क डन कितना होता है स्मॉल वर्क डन F ds, क्योंकि आपने फोर्स लगाया डिफरेंशियल स्मॉल डिस्टेंस तक, F क्या न्यूटन के सेकंड लॉ से dw = ma ds, a को क्या लिख सकते हैं m dv/dt ds, इसको क्या लिख सकते हैं m ds/dt को क्या लिख सकते हैं v dv, ये अपना क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1 किसकी dw की, जो अभी अपन ने कहा निकाली यहाँ निकाली। अब नेक्स्ट बात हुई वापस आ गई टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा कैपिटल W इंटीग्रेशन ऑफ dw मतलब इंटीग्रेशन ऑफ mv/dv। अब लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पूरा प्रोसीजर ही वापस क्या हो गया सेम। यहाँ पे लिमिट पुट की क्या है, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वेलोसिटी का, मतलब यहाँ पे लोअर वेलोसिटी यहाँ पे हायर वेलोसिटी। फर्स्ट वाले केस में अपन ने जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था तब अपन ने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के मोशन में लाने के लिए वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इनिशियल अपन किस पे करते हैं रेस्ट से, और रेस्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। लेकिन यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में तो उसके पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी भी थी जो लोअर लिमिट थी, और ऐसे ही आप उसको u वेलोसिटी से v वेलोसिटी पे लेके आए, u वेलोसिटी से v वेलोसिटी पे आप उसको लेके आए, तो वो क्या हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी, और वही क्या हो गई अपनी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी u, और ऐसे ही अपर लिमिट क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी कितनी v, तो ये क्या हो गई आपकी लिमिट। लिमिट में बस आपको ध्यान रखना है इनिशियल कितना है फाइनल कितना है। जब एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो इनिशियल किससे करते हैं रेस्ट से कुछ वेलोसिटी पे, तो 0 से कितनी हो गई v, यहाँ पे अपन ने कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उसके ऊपर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ चेंज, तो इनिशियल वेलोसिटी लोअर लिमिट फाइनल वेलोसिटी अपर लिमिट। अब वापस सिंपल इंटीग्रेशन करना है जो यहाँ करा अपन ने कि m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन u से v dv, अभी अपन ने करा v का कितना होता है m v²/2, लोअर लिमिट कितनी है u, अपर कितनी है v, कितना हो जाएगा m लिमिट पुट कर रहा हूँ कितना हो जाएगा अपर लिमिट v² माइनस लोअर लिमिट कितनी है u²/2, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितना आ गया mv² माइनस m u²/2, और ये किसके इक्वल है वर्क डन के, और ये जो mv² और mu²/2 ये दोनों किसके टर्म है काइनेटिक एनर्जी की, ये कौन सी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि v आ रहा है, और ये कौन सी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या लिखा हुआ है
के एफ माइनस के आई। के एफ क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी यू से क्या इंक्रीज हो गई? वी। तो वेलोसिटी में क्या हुआ? इंक्रीज, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ? इंक्रीज। वो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या करा? वर्क डन अप्लाई करा। तो ये किसके इक्वल हो गया? वर्क डन के। तो ये जो इक्वेशन है उसी को मैंने यहाँ लिखा बस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये क्या निकल गया? वर्क एनर्जी थ्योरम निकली किसकी हेल्प से? कैलकुलस मेथड की हेल्प से। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी है, कैपेसिटी टू डू वर्क, और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं अपन उसको? एबिलिटी टू चेंज। मतलब अगर चेंज हो रहा है मतलब कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व है। फिर अपन ने डिफरेंट टाइप्स पढ़े। इस चैप्टर के अंदर अपन ओनली जनरली क्या पढ़ते हैं? ओनली मैकेनिकल एनर्जी। फिर अपन ने यूनिट्स देखी, डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती है। ऐसे यूनिट क्या होती है? जूल। सीजीएस कौन सी होती है? अर्ग। और काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है तो किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लार्ज अमाउंट ऑफ होता है तो किलोवाट आवर में, जैसे आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर की जाती है। और अगर हीट के टर्म्स में होता है तो किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में। उसके बाद अपन ने क्या देखा? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? काइनेटिक, पोटेंशियल। इस वीडियो में अपन ने क्या देखा? काइनेटिक के बारे में। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास होती है उसके मोशन की वजह से। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। उसका एक्सप्रेशन अपन निकालते हैं वर्क डन के फॉर्मूले से कि एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो वर्क डन होता है वही सेव हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। जनरल मोशन की इक्वेशन से अपन ने पहले निकाला था, कितना आया एक्सप्रेशन? हाफ mv²। और कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसके ऊपर मैंने क्या करा? वर्क डन करा, फोर्स अप्लाई करा मोशन की डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो वहां से अपन एक्सप्रेशन निकालते हैं। अपन क्या देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वर्क डन किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज की क्या होता है? इक्वल। और यही क्या होती है? वर्क एनर्जी की थ्योरम। और बाद में अपन ने इन्हीं दोनों को काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को और वर्क एनर्जी थ्योरम को किसकी हेल्प से निकाला? कैलकुलस मेथड, मतलब इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से। यस, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो आपको सबसे पहले गिवन चीजें क्या क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, मतलब अपन को m गिवन है कितना है? 4 kg मास। इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। लैंग्वेज के टर्म्स में वैल्यूज गिवन होती है, ध्यान रखना है आपको। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट u0 सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। फोर्स कितने सब्जेक्ट से गिवन है? वो 16 न्यूटन का फोर्स गिवन है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। और आपको टाइम गिवन है कितना? 10 सेकेंड। अभी क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या, जो इनिशियली किस पे था? रेस्ट पे। u कितना है? 0। उसके ऊपर फोर्स लगाया कितना? 16 न्यूटन। कितने टाइम तक? 10 सेकेंड तक। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला होता है क्या है? हाफ mv²। अपन को हाफ पता है, हाफ m पता है। m कितना है? 4 kg। v अपन को निकालना है। v क्या है? वेलोसिटी। कितने टाइम बाद? 10 सेकेंड बाद। अब v अपन को नहीं पता तो पहले v निकलेगी तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। अब अपन को पूछ क्या रहा है? v पूछ रहा है, ठीक है। और अपन को क्या गिवन है? v फाइनल वेलोसिटी अपन को पूछ रहा है। इनिशियली वेलोसिटी अपन को पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। अब टाइम पता है, वेलोसिटी गिवन है, तो क्या मोशन की इक्वेशन काम आएगी वेलोसिटी निकालने के लिए? मोशन की कितनी इक्वेशन है? 3। फर्स्ट क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड कितनी है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पे अपन को s तो पता है नहीं, कितनी डिस्टेंस तक टाइम पता है, s नहीं पता है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन तो काम आ ही नहीं सकती। अब कौन सी बची? फर्स्ट इक्वेशन। मतलब अपन कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v अपन को निकालना है, u अपन को पता है कितना है? 0। a अपन को नहीं पता, t अपन को पता है कितना है? 10। ए क्या है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अपन को डायरेक्ट नहीं गिवन है, लेकिन और किसी वैल्यूज के अंदर गिवन है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे देखो, अपन लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। फोर्स अपन को गिवन है और मास अपन को गिवन है। तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ NSL क्या लिख सकते हैं अपन? F इक्वल टू एम ए एफ अपॉन एम। एफ कितना है? 16 m कितना है? 4। तो 16 अपॉन 4 कितना आंसर आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या हो गया? u कितना? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस a कितना है? 4।
मल्टीप्लाई बाय टी कितना है 10 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ गया 4 इंटू 10 कितना होता है 40। वेलोसिटी यूनिट कितनी है मीटर पर सेकेंड, तो मेरे को क्या v मिल गई। क्या मैं v ही चाहिए थी किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन के लिए। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m कितना है 4 v स्क्वायर, v कितना आ रहा है 40, तो 40 का स्क्वायर 1/2 इंटू 4 इंटू 44, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो 1600, ये कितना हो गया 2, तो कितना आ जाएगा 3200 जूल। ये फाइनल मेरे को क्या मिल गई, मेरी काइनेटिक एनर्जी। फिर से उसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको मास गिवन है, एक क्या बोल रखा है रेस्ट पे, मतलब इनिशियली रेस्ट पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो 0, फोर्स आपको गिवन है और टाइम आपको गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है हाफ mv स्क्वायर, हाफ पता है m पता है v नहीं पता। अब v नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो मोशन की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं पता तो उसके लिए अदर वैल्यूज दे रखी है फोर्स और मास। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपसे जितने भी क्वेश्चन अपने होंगे हमेशा अपन एक्सेलरेशन जनरली कैसे निकालेंगे, फोर्स और मास से, कि फोर्स अपॉन मास कितना आ जाता है आपका एक्सेलरेशन निकाला, मोशन की इक्वेशन में पुट करके वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करके फाइनल क्या निकल गई काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बुलेट वेगिंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। तो बनाते जाते हैं डायग्राम। ये आपकी एक गन है, गन से आपने क्या करा, बुलेट को आपने फायर करा, इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है u 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम, और इस बुलेट का मास अपन को गिवन है कितना 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब क्या है 10/1000 kg, मतलब 0.01 kg मास अपन को गिवन है किसका बुलेट का, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फायर करा हो कितनी 800 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बोल रखा है आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल, मतलब वो एक मड वॉल से वो क्या हुई बुलेट पास हुई, ये आपकी एक मड वॉल है, उससे वो बुलेट क्या हो गई पास हो गई, ठीक है, ये उससे पास होके बाहर निकल गई, ठीक है। अब बाहर निकल के क्या बोल रहा है कि आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल ऑफ 1 मीटर थिकनेस, मतलब ये जो थिकनेस है कितनी है इसकी 1 मीटर, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी यहाँ पे पास होने के बाद में जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। अब अपन को क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी अपन को पता है कितनी 800 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी अपन को पता है मड वॉल से निकलने के बाद कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब और अपन को क्या पता है उसकी थिकनेस, मतलब जितने डिस्टेंस तक आपका क्या हुआ वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी में चेंज हुआ। और अब आपसे क्या पूछ रहा है वो रेजिस्टेंस फोर्स बताओ जो किसने ऑफर करा, मड वॉल ने ऑफर करा, इसकी वेलोसिटी क्या कर दी कम। ऑब्वियसली बात है बुलेट जिसके अंदर एंटर हुई मड वॉल में वो क्या ऑफर करेगी फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस, और उससे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई कम। अब अपन को क्या पूछ रहा है कि वो रेजिस्टेंस बताओ। अब इसकी वेलोसिटी कम हुई तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और फाइनल वेलोसिटी भी पता है। तो वर्क डन कौन कर रहा है मड वॉल कर रही है, मड वॉल का फोर्स कर रहा है, तभी तो इसके रेजिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी तो ये क्या हो गई वेलोसिटी डिक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई किसकी बुलेट की। तो वर्क डन किसके इक्वल है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और वर्क डन कितना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितनी देर तक वो फोर्स लगा। फोर्स कितना है कौन सा वाला, ये रेजिस्टिंग फोर्स है, ये वही वाला फोर्स है रेजिस्टिंग फोर्स जो किसने अप्लाई करा था मड वॉल ने अप्लाई करा था, तो यही तो निकालना है। तो F इंटू एस, एस कितना है जितनी देर तक उसके ऊपर फोर्स लगा, कब तक लगा जब तक वो बुलेट किस में थी वॉल में, वॉल कितने मीटर है 1 मीटर, तो एस कितना हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू हाफ m कितना है 0.01 v स्क्वायर, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस हाफ m 0.01 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 800, तो 800 का स्क्वायर कितना हो जाएगा F इक्वल टू 1 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, हाफ m कॉमन ले रहा हूँ कितना है 0.01, 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 6,40,000 कितना हो गया हाफ
ये हटा है, 2 0 यहाँ गए, तो 1/100 ये कितना आ जाएगा? तो 6,40,000 में से अगर 10,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6,30,000। 2 0 से क्या कट हो गए? 2 0, 3,150। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? F इक्वल टू, और ये यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो -3,150। और क्या निकाला अपन ने फोर्स? तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर कि इतना रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर करा। माइनस साइन का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है कि मोशन किधर हो रहा है बुलेट का? इधर। और रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर किधर हो रहा है? अपोजिट साइड में। तो मोशन और फोर्स दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट। तो इसलिए आपका जो साइन होगा फोर्स का क्या हो जाएगा? अपोजिट, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसकी वेलोसिटी कम कर रहा है। ज़्यादा हो रहा होता तो साइन क्या आता? प्लस। कम हो रहा है इसलिए साइन क्या आ रहा है आपका? माइनस। वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए। फिर से एक बार देखो, ए बुलेट वेगिंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। मतलब 800 मीटर पर सेकेंड से उसको क्या करा? फायर। वो एंटर हुई मड वॉल में जो कि 1 मीटर थिक थी, और मड वॉल ने उसके ऊपर क्या करा? रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करा, जिससे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? कम। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो रेजिस्टेंस फोर्स कितना है? तो ये अपन को पता है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो रेजिस्टेंस फोर्स करेगा और डिस्टेंस तक वो किसके इक्वल हो जाएगा? बुलेट की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई करा, सारी वैल्यूज अपन को गिवन है, किसको छोड़ के? फोर्स को छोड़ के। तो अपन वो निकालेंगे, अपना कितना आ जाएगा? 3,150 न्यूटन। ठीक है, थैंक यू।